अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम गोया और मैं हूं अरसलान खालिद। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे इस वक्त जो एक अहम डेवलपमेंट है जहां पर शो ऑफ हैंड के ज़रिए सेनेट इलेक्शन कराने की बात थी। उस हवाले से सदारती रेफरेंस अब सुप्रीम कोर्ट में हुकूमत ने बाज़ाब्ता तौर पर दायर कर दिया है और इस पर यह बुनियादी तौर पर वज़ीर आज़म की सिफारिश थी जो सदर पाकिस्तान जनाब आरिफ अलवी साहब तक पहुँची और अब सदारती रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट में दायर करके सुप्रीम कोर्ट से राय मांगी गई है कि सुप्रीम कोर्ट इस सारे मामले पर अपनी राय दे। यहाँ पर वाज़ेह मौक़िफ़ भी अपनाया गया है कि सेनेट इलेक्शन में काला धन इस्तेमाल होता है, वोट ख़रीदे जाते हैं, लिहाजा शफाफियत के लिए ज़रूरी है कि शो ऑफ हैंड के ज़रिए ये इलेक्शंस करवाए जाएं। इससे पहले अचानक गो के एक साल से या इससे ज़ायद अरसे से हुकूमत एक अपना मौक़िफ़ रखती थी शो ऑफ हैंड के हवाले से, लेकिन उसको अचानक कुछ दिन पहले उसका ज़िक्र करना या उसमें शिद्दत आ जाना और फिर ये रेफरेंस का तैयार होना और इसका सुप्रीम कोर्ट में दायर हो जाना, ये बहुत जल्दी में हुआ है। और ऐसे वक्त पर जब बिल्कुल करीब हैं सेनेट के इंतखाबात, अब दिसंबर का महीना ऑलमोस्ट ख़त्म हो रहा है और फिर जनवरी और फरवरी के 2 महीने उसके बाद सेनेट के इलेक्शन होने हैं और उसमें भी 10 फरवरी से पहले ये इलेक्शन नहीं हो सकते, ये बड़ा वाज़ेह तौर पर कह दिया गया। उसके बाद ये इलेक्शन होने हैं। अब सुप्रीम कोर्ट किस तरह कितनी तेज़ी से इस पर समाअत होगी, राय सामने आएगी और सुप्रीम कोर्ट का क्या मौक़िफ़ आएगा, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन इस पर मुख्तलिफ जो राय हैं वो यकीनन रही हैं। कहा जाता है कि चूँकि 73 के कॉन्स्टिट्यूशन के तहत बड़ा वाज़ेह है कि ये खुफिया रायशुमारी होती है, तो इसको इस तरह से तब्दील कर देना यकीनन इसका जवाज़ नहीं है। फिर एक और अहम चीज़ ये है कि पार्लियामान विच इज़ द राइट फोरम, वहाँ पर इस मामले को ना लाना हुकूमत का और दोबारा से वही जो एक तरीक़ाकार चला आ रहा है कि सदारती ऑर्डिनेंस के ज़रिए मामलात या चीज़ें चलाई जाती हैं, उसी तरह यहाँ पर भी वज़ीर आज़म ने एक समरी भेजना सदर पाकिस्तान को और उनकी तरफ से ये रेफरेंस दायर कर देना, तो इसमें दोनों ऐवानों में इस पर डिस्कशन ना होना, अपोजिशन की जमातों की राय ना आना, ये एक अच्छा और हेल्दी साइन नहीं है। गो के तमाम तर चीज़ें जो अब तक होती आई हैं, हमने देखा जिस तरह की भी कोई कानून साजी हमें पार्लियामान से नज़र नहीं आ रही, बल्कि ये हुकूमत काबीना में फ़ैसले करने को तरजीह देती है और फिर उसको सदारती ऑर्डिनेंस के ज़रिए नाफिजुल अमल करने को तरजीह दी जाती है। जबकि दुरुस्त तरीक़ाकार ये है कि जब एक पार्लियामान मौजूद है, अवामी नुमाइंदगी मौजूद है, तो इन इशूज़ पर डिबेट हो और पार्लियामेंट फ़ैसला करे। और यकीनन अगर उसमें कोई शो ऑफ हैंड को अल्टरनेट बताता है या कोई इस बात से भी इनकार नहीं कर सकता कि वहाँ पर काले धन का इस्तेमाल होता है, तो फिर भी कौम के सामने आना चाहिए कि किसका क्या मौक़िफ़ है और कौन शफाफियत चाहता है और कौन शफाफियत नहीं चाहता और उसकी रीज़न्स क्या हैं, राय सामने आनी चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है। मैं चाहूँगा इस पर हम बात करें। इसके साथ साथ मुसलसल जो वज़ीर आज़म साहब हैं उनका आड़े हाथों लेना, अपोजिशन को हराम की कमाई का तज़किरा करना, अपोजिशन की 2 जमातों पर मुसलसल तनकीद करना। दूसरा और अहम मामला ये है कि आसिफ अली ज़रदारी साहब इस वक्त वो मैदान में आए हैं और अब वो कन्विंस कर रहे हैं, जो ख़बरें हैं उन्होंने रब्ता किया है इस वक्त नवाज शरीफ साहब से, मौलाना फजल रहमान साहब से, और उनका ये मानना है कि PDM को सेनेट इलेक्शन को ऐसे नहीं फ़गो करना चाहिए, नहीं जाने देना चाहिए, बल्कि सेनेट इलेक्शन में हिस्सा लेना चाहिए। और ना सिर्फ ये बल्कि इसके साथ साथ उनका ये मानना है कि जो उनके इस्तीफ़े हैं, जो इस वक्त कहा गया कि तमाम तर इस्तीफ़े पार्टी कायदीन तक पहुंच गए हैं, वो इस्तीफ़े भी सेनेट इलेक्शन से पहले नहीं देने चाहिए। यकीनन अगर वो पहले नहीं दिए जाते तो बाद में उनकी उस तरह से कोई वक़्त रह नहीं जाएगी। तो इस वक्त कहीं ना कहीं लॉन्ग मार्च की भी हमें दबे लफ्ज़ों में मुखालफत नज़र आ रही है। इस्तीफ़ों की भी कल खुर्शीद शाह साहब ने एक बात कही जहाँ पर वो कह रहे थे कि ज़ाती तौर पर वो इस बात के हामी नहीं है कि बिल्कुल ही बाहर हो जाएं आप पार्लियामान से, बल्कि वहाँ पर आपको रहना चाहिए और बातचीत के ज़रिए मसले का हल निकालना चाहिए। इसके साथ साथ नैब का एक अहम मामला है। यहाँ पर गेस्ट पार्टिसिपेंट्स का तारुफ कराता चलो। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है मोहसिन बेग साहब ने, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, कमर चीमा साहब हमारे साथ हैं, अब्दुल्ला गुल साहब हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं, तीनों सीनियर तज्ज़ियाकार हैं। बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने का। मोहसिन बेग साहब, गुफ्तगू का आगाज़ मैं आपसे करूँगा। सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट चीज़ है सेनेट इलेक्शन शो ऑफ हैंड के ज़रिए, सर द इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि आप पार्लियामान में इसको डिस्कस नहीं कर रहे हैं और उसके बाद आप इस सारे मामले पर सदारती रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट में भिजवा रहे हैं और भिजवा उस वक्त रहे हैं जब 1-2 महीने की बात रह गई है सिर्फ सेनेट इलेक्शन से पहले। हालांकि 2.5 साल से इक़्तिदार में थे, बहुत पहले भी ये फ़ैसला हो सकता था, इस पर बहस हो सकती थी, बात हो सकती थी। ये क्या चीज़ ज़ाहिर क्या करता है इस तरह से हुकूमत का सुप्रीम कोर्ट से रुजू करना, रेफरेंस दायर करना और ऐन इस वक्त पे इस बात को फाइनलाइज करने की तरफ जाना? बहुत शुक्रिया अस्सलाम। बेसिकली PTI एंड गवर्नमेंट जो है वो मेरे ख्याल में उनको खदशा है जो पहले इनके साथ KPK में हुआ। PTI के 20 लोग 20 MPs जो थे उन्होंने 3 करोड़ रुपए ईच लेके
और वो पार्टी से अलहदा होकर उन्होंने पार्टी की ख्वाहिश के मुताबिक वोट नहीं किए। अब भी शायद इनको यही खतरा है कि इनके जो KPK में लोग हैं, बलूचिस्तान में हैं, इवन पंजाब में कुछ हद तक, क्योंकि सबसे ज्यादा जो जिसको आप काला धन बोल रहे थे वो शायद KPK और बलूचिस्तान में ही चलता है। तो बेसिकली तो इनको ये टेबल करना चाहिए था पार्लियामेंट में। पार्लियामेंट इज अ राइट फॉरम जहाँ पे इसके ऊपर डिबेट भी होनी चाहिए थी और इसको डिस्कस करके वहाँ ही आइन में तरमीम लानी चाहिए थी। लेकिन इन्होंने जल्दी में इसलिए ये किया कि इनको खदशा है कि इस बार भी शायद जो कि बहुत ही तब्दीली लाने वाले MPs थे वो शायद बिक ना जाएं, और जो कि मुझे लगता है कि बिकेंगे आदतन। उसको उस चीज़ को रोकने के लिए, क्योंकि एक चीज़ तो कंफर्म है, अगर कोई फॉर सेल का टैग लगाए तो आप फिर खरीदार को ब्लेम नहीं कर सकते अगर कोई खुद बिकने के लिए तैयार हो। नहीं, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पर, मुझे उस पर अपनी राय फरमा दें। ठीक है, ये लोग ना बिकें, शो ऑफ हैंड के जरिए सारा मामला हो, ये तो एक तरफ की बात हो गई, समझ में भी आती है, लेकिन फिर ये किस तरह से बरकरार रख सकते खुद सादिक सजरानी साहब को अगर शो ऑफ हैंड के जरिए मामला हो रहे होते, और फिर बहुत सारी चीज़ें जो हुई हैं वो भी बहुत बड़े क्वेश्चन मार्क्स रेज करते हैं। लेकिन इनको भी तो फ़ायदा है, खुफिया रायशुमारी किसी भी मामले में हो, इनको अपना फ़ायदा भी तो है सर, नहीं तो अदरवाइज तो वहाँ पर सूरत बदल चुकी होती सेनेट में काफ़ी पहले की। इस्लाम, दो चीज़ें देखनी आपने, एक तो ऐसे मामला में पैसे चलते हैं, इसमें कोई शक नहीं, और दूसरा जो है वो एस्टेब्लिशमेंट मनूवर करती है। सेनेट के सजरानी साहब के इलेक्शन में पैसे नहीं चले, वहाँ मनूवरिंग की गई, इसलिए वहाँ तो जो इनकी फेवर में चीज़ हो वो उसको ये जायज़ करार देते हैं। और मुझे नहीं समझ आ रही कि शो ऑफ हैंड में, इसमें सेनेट के इलेक्शन में टेक्निकल चीज़ें हैं, जैसे आपने प्रेफर करना है फर्स्ट कैंडिडेट को, सेकंड को, फिर जनरल सीट्स पे आप अपनी राय देते हैं, टेक्नोक्रेट पे देते हैं, वो एक ही बैलेट पेपर पे आपने वो सारी चीज़ें करनी होती हैं। तो शो ऑफ हैंड से तो आपको फिर बार बार टेक्नोक्रेट के लिए भी खड़ा होना पड़ेगा, आपको रिजर्व सीट के लिए भी खड़ा होना पड़ेगा, आपने अपनी सेकंड चॉइस भी बतानी है, वो किस तरीके से होगा आई डोंट नो। ये इन्होंने क्या मेथड निकाला है, वो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड मेथड है। और जो वोटिंग है वो शो ऑफ हैंड से फिर उस वोटिंग का तो मकसद ही ख़त्म हो गया वोट करने का, अगर आपने इस तरीके से करना है। इसमें भी कोई शक नहीं है कि पैसों को रोकने के लिए इनके पास और क्या तरीका है, या मनूवरिंग जो हमारे बैकडोर साइड से हो जाती है कि जी आपने इसको वोट देना और इस तरह करना है। तो मकसद ये है कि ये कॉम्प्लिकेटेड मेथड था, इन्होंने बहुत हेस्ट में ये फाइल कर दिया है। मुझे नहीं समझ आती कि सुप्रीम कोर्ट आइन की तशरीह तो कर सकती है, आइन को बदलना सुप्रीम कोर्ट के इख्तियार में नहीं है। ठीक, तो आई डोंट नो इनकी पिटीशन को क्या बनता है, देखते हैं क्या। ये तो यकीनन वक्त जाहिर करेगा कि मामला किस तरफ जाते हैं। कमर चीमा साहब, आप कैसे देखते हैं इस सारी सूरत हाल को, बिलखुसूस इसकी टाइमिंग, और दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये कि आप अपोजिशन की राय नहीं ले रहे, आप पार्लियामेंट में नहीं ला रहे, आप खुद से फैसला करते हैं और आप सदारती रेफरेंस जो है वो सुप्रीम कोर्ट में भेज देते हैं, फिर लेफ़्ट आउट नहीं फील करेगी अपोजिशन, या और इस तरह की चीज़ें नहीं करेगी, या बयानात नहीं देगी, या हुकूमत को घर भेजने की बात नहीं करेगी, तो किस तरह से और क्या करेगी अपोजिशन जब आप बिल्कुल ही उनको कहीं का नहीं छोड़ेंगे, या कहीं भी उनकी राय नहीं लेंगे, या एक कंसेंसस से मामलात को आप नहीं चलाएंगे? तो ये भी तो एक तरीकाकार नहीं है। जी बहुत शुक्रिया अरसलान साहब। मैं समझता ये हूं कि इमरान खान साहब के दौर में पार्लियामेंट का इस्तेमाल सबसे कम हुआ है, और ये जो एक डिबेट होती थी कि जमहूरियत वापस आ गई है और डेमोक्रेटिक स्टेबिलिटी आ रही है, डेमोक्रेटिक स्टेबिलिटी तो डेफिनेटली अदारों के फंक्शनल होने से होती है, और उस सारे प्रोसेस को एक ट्रांसपेरेंट तरीके से करने से होती है, ना ये कि सिर्फ इलेक्शन करवा दी और बाकी जो बिहेवियर है वो अनडेमोक्रेटिक हों। सो ये जो इलेक्शन करवाना है, जारी बात है, एक तो वो जारी बात है थोड़ा सा तो पीडीएम का पैनिक भी है गवर्नमेंट के ऊपर, गो के पीडीएम को लाहौर का जलसा अच्छा ना होने की वजह से गवर्नमेंट थोड़ी
कॉन्फिडेंट तो हुई है, लेकिन एक पैनिक तो उसको है ही है। और दूसरा जो बेग साहब बात कर रहे थे, डेफिनेटली वो पैसे का भी है, क्योंकि बहुत सारे जो लोग आ जाते हैं, जैसे गवर्नर सर्वर आ गए थे और जो अच्छे भले पैसे लगा देते हैं या वो समझते हैं कि भाई हम जीत सकते हैं, तो ये भी एक चीज है। और मैन्यूवरिंग के चांसेस कम है, क्योंकि एस्टैब्लिशमेंट उतनी उसको वो चीजें नहीं चाहिए जो लास्ट टाइम संजरानी साहब के दौर में चाहिए थी। तो सारी बात है, पीटीआई जो है वो समझती है कि उनको शायद ये खुद ही मैनेज सारा करना है, तो लिहाजा हमें जो ऑप्शंस वो अवेल कर सकते हैं तो वो वहां पे जा रहे हैं। अगर शो ऑफ हैंड भी करना है तो मेरा ख्याल है कि ये तो पिछले 2-2.5 साल का जो एक ट्रैक रिकॉर्ड है, जो इनका बिहेवियर है पार्लियामेंट के अंदर ऑपोजिशन को डील करने का, वो ये बता रहे हैं कि ये या ऑर्डिनेंस चाहते हैं या सुप्रीम कोर्ट जाना चाहते हैं। ये वो रवैयों की बात ही नहीं कर रहे जो हम देखना चाहते हैं, जो बाहर से लोग बैठ के देखना चाहते हैं कि पाकिस्तान की टॉप पॉलिटिकल एलीट जो है उसका जो चीजों को देखने का अंदाज है वो कितना जमहूरी अंदाज है। सो मैं समझता हूं कि जब तक ये तो 2-2.5 साल जाया कर दिए, अगले 2-2.5 साल अब ऑपोजिशन कहती है कि हम नाराज और हम इनसे बात नहीं करेंगे और हम इनसे डायलॉग नहीं करेंगे, तो मजीद एक जो स्टैंड स्टिल खड़ा हो गया और मामलात मजीद बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं। और इसका जो कसूरवार है वो हमेशा हुकूमत ही होती है, क्योंकि उन्होंने ऐसा माहौल नहीं दिया जिसको उनको देना चाहिए। एहतसाब और पार्लियामेंट दोनों साथ चल सकते थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली एहतसाब भी पूरा नहीं हो रहा और पार्लियामेंट भी पूरी नहीं चली। सो दोनों चीजें कहीं ना कहीं अड़ी हुई हैं, अटकी हुई हैं। सो मेरा ख्याल है कि कुछ सेनर लोगों को आगे सामने आना चाहिए और डायलॉग की ऑप्शन दोबारा पार्लियामेंट में खोलनी चाहिए और बाहर लड़ाई भी आप अपनी ऑपोजिशन से जारी रखें। सो मुझे तो ये समझ आ रही है, लेकिन पार्लियामेंट का नुकसान हुआ है, जमहूरियत का नुकसान हुआ है। हाँ, कुछ लोगों को जरूर फायदा हुआ होगा ये सारे पार्लियामेंट के इस्तेमाल ना करने से। जी राइटली सेड। अब्दुल्ला गुल साहब, सर आप कैसे देख रहे हैं? सर एक बात तो रियलिटी है कि हम सब शफाफियत के कायल हैं, हर कोई चाहेगा कि ये पैसे ना लगें, वोट ना बिके, करोड़ों रुपए का इस्तेमाल ना हो, कोई शख्स भी करोड़ों रुपए लगा के सेनेटर ना बने। लेकिन हकीकत यह कि उसके लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, आप कंसेंसस बिल्ट अप कर सकते हैं, आप और ऑप्शंस डिस्कस कर सकते हैं जिस पे सब मुत्तफिक हों कि किस तरह से शफाफियत लाई जा सकती है। लेकिन ये मामला शो ऑफ हैंड अचानक से और सुप्रीम कोर्ट, आप इसको कैसे देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अरसलान साहब बहुत शुक्रिया। मैंने दोनों मौजूद पैनल की गुफ्तगू सुनी और मैं आपके शुरू के बयानिए से बिल्कुल इत्तफाक करता हूँ कि ये जमहूरी ट्रेंड्स नहीं हैं कि अगर आपने पार्लियामेंट में ही नहीं गुफ्तगू करनी और आपने कोई भी एक नेशनल लेवल का एक इशू है और इससे ज़्यादा और क्या अहमियत हो सकती है, लेकिन उसके बावजूद सेनेट जो कि अपर हाउस कहलाता है उसके अंदर अगर आप कंसेंसस डेवलप नहीं करेंगे तो जमहूरियत तो गई भाड़ में। जमहूरियत नाम की तो कोई चीज़ फिर रह ही नहीं जाती, इसलिए फिर तो आपकी सीधी सीधी डिक्टेटरशिप है। एक तो इसमें ये पहलू है। दूसरी बात यह है कि सेनेट के अंदर पैसे को रोकने के लिए पहले ये बताइए कि जो लोग जिन्होंने सेनेट में इलेक्शन में हिस्सा लेना है और जिन्होंने वोट देने हैं सेनेटर्स को, वो क्या पैसे के जरिए नहीं आए? क्या उन्होंने पैसा इस्तेमाल करके इलेक्शन नहीं लड़ा? और कितना कितना पैसा लगाया आपको नहीं मालूम? और सेनेट के अंदर जो पैसा होता है वो तो सीधा सीधा, आपको याद होगा बलूचिस्तान के एक, मैं अभी नाम नहीं लेता, लेकिन एक बलूचिस्तान के सेनेटर थे कुछ अर्सा कबल, उन्होंने कहा था कि मैंने 65 करोड़ रुपया लगा के टिकट खरीदा है। ये बात बाकायदा उन्होंने मीडिया के ऊपर कही थी। और उसके बाद क्या हुआ था? देखिए, अभी सुप्रीम कोर्ट के पास मैटर है और मेरे ख्याल में सुप्रीम कोर्ट इसका बहुत जायजा लेगा और ये इतना आसान नहीं होगा। और दूसरी चीज जो कमर चीमा साहब ने बात की, यहाँ मेरे दोस्त नहीं है, देखें मेरा ख्याल है कि पीडीएम का प्रेशर बहुत है और ये कहना सिर्फ क्योंकि एक लाहौर के जलसे को आप टोटल कामयाब भी नहीं कह सकते और टोटल फ्लॉप भी नहीं कह सकते। और रियलिटी ये है कि अगर आपने जो कि मार्च के लिए वो बोल रहे हैं और अगर वो मार्च करके आते हैं, जो कि मेरी इतलात में उनके 2 वेन्यूज हैं, एक डी चौक है और एक रावलपिंडी कचहरी चौक है, दोनों ही खतरनाक जगह हैं। अगर वो उन्होंने यहाँ इनके रास्ते अपनाना शुरू किए तो फिर यकीनन मुश्किलात में इजाफा हो जाएगा। और फिर आपको याद है मैंने आप ही के प्रोग्राम में कहा था कि मज़ाकरात जो हैं हुकूमत तो कर रही है ऑपोजिशन के साथ, पीडीएम के साथ, और उस टाइम पे कोई मानने के लिए नहीं तैयार था। आज ये बात तो अयां हो गई कि यकीनन मज़ाकरात हो रहे हैं।
देखिए, इसमें दो कबाहतें हैं। अगर इमरान खान साहब की हुकूमत जो कि करप्शन और एक अपना स्टांस लेके आई हुई है, बड़ा स्ट्रॉन्ग स्टांस है, और उन्होंने इसको फुली तौर पे इसको लोगों के सामने आश्कार भी किया। जी, एक ब्रेक की जाने बढ़ेंगे, ब्रेक से वापस आकर इस पर मजीद बात करते हैं, साथ रहिएगा। जी, वेलकम बैक। मोहसिन बेग साहब, आपकी जानिब आऊँगा। एक चीज़ जो मैं जिस पर आना चाह रहा हूँ वो तो इस्तीफ़ों का मामला है। अब जरदारी साहब कूद पड़े हैं सारे मामले में और कन्विंस कर रहे हैं, वो उस पर अपनी राय आप बाद में दीजिएगा। पहले मैं इमरान खान साहब की एक स्टेटमेंट यहाँ कोट करता चलूँ और फिर मुझे बताइएगा कि वो किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं। वो कह रहे हैं हराम की कमाई का रास्ता इख्तियार करने वाले सियासतदान आज इबरत का निशाना बने हुए हैं। किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं? मुझे तो कोई इबरत का निशाना बना हुआ नज़र नहीं आ रहा सर। आपको नजर आ रहा है कोई इबरत का निशाना बना हुआ? देखिए, नेचुरली उनका इशारा तो दो मेन पॉलिटिकल पार्टीज के जो हेड है उन्हीं की तरफ है, क्योंकि वो बहुत सारे केसेस में फंसे हुए हैं अभी तक, और उनके केसेस कोर्ट्स में भी हैं और कुछ चल रहे हैं। लेकिन इस किस्म की बात करना कि जी हराम की कमाई, क्या आजकल हराम की कमाई ख़त्म हो गई है? पीटीआई गवर्नमेंट में कोई हराम कमा नहीं रहा। आया रिश्वत इस मुल्क से ख़त्म हो गई है? करप्शन ख़त्म हो गई है? बिल्कुल नहीं हुई, इजाफा हुआ, उसके रेट डबल हो गए। तो ये प्राइम मिनिस्टर को ये बात कहना सूट नहीं करता। ही इज़ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। अगर उन्होंने करप्शन की है, उनके केसेस कोर्ट में चलने दीजिए। अगर लेकिन बेग साहब, मैं तो ये जानना चाह रहा हूँ, अगर अब जिस तरह हमारे जहन में यही आता है कि शायद वो दो पार्टी सरबराहान नवाज शरीफ साहब, जरदारी साहब की बात कर रहे हैं, मुझे भी ये ख्याल आया, फिर मुझे एनालाइज इस बात को करना पड़ा कि किस तरह नवाज शरीफ साहब इज़ नॉट बिहाइंड द बार। उनको इस हुकूमत ने खुद बाहर भेजा है, वो इंग्लैंड में हैं, बेहतरीन ज़िंदगी जी रहे हैं, वहाँ पर कभी पिज़्ज़ा खाते दिखाई देते हैं, ऑनलाइन खिताब करते हैं, यहाँ पर उनके लिए जलसे मुनक्किद हो रहे हैं, उसमें वो कौमी इदारों को और उनके सरबराहान को नाम लेकर ललकार रहे हैं अफवाज पाकिस्तान में, और उसमें अफसरान और जवान में एक दरार डाल रहे हैं। जरदारी साहब ऑन द अदर हैंड इज़ नॉट वेल, और वो अपना उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। इबरत का निशान ऐसा तो नहीं होता सर, या ऐसा होता है? देखिए, आई डोंट नो, लेकिन असलान पाकिस्तान में व्हील्स विद इन व्हील्स बहुत सारी गेम्स जो हैं वो बिहाइंड द सीन चल रही होती हैं, और जितने भी मैं नाम क्या लूँ, लेकिन जितने भी बड़े लोग हैं, लीडर हैं, उनके बिहाइंड द सीन जो कनेक्शंस हैं या डील्स हैं या अंडरस्टैंडिंग्स हैं वो इतनी स्ट्रॉन्ग हैं कि कभी वो पनिश नहीं हो पाते। जेल में अगर आपने 5-6 महीने गुजार भी लिए तो क्या फ़र्क पड़ता है, आप फिर निकल के आते हैं ना, आपसे कोई रिकवरी हो सकी। जितना रोज़ हम टीटी और आज भी वो एडवाइज़र साहब लगे हुए थे, रोज़ ये सुनाते हैं किस्से कहानियाँ। मकसद ये है कि आपने उस नेगेटिविटी में आके उनकी, अगर आपके दिल में उनके खिलाफ जो भी नफरत थी, उससे इम्पैक्ट पड़ा पूरे मुल्क पे, इकोनॉमी पे, बिजनेस पे, और जिस जगह पे जिनको आप चोर, डाकू या जो भी कह रहे थे, करप्ट कह रहे थे, जिस स्टेज पे वो इकोनॉमी छोड़ के गए थे, आप देखिए आज वहाँ आप कहाँ पे लाके आपने उस इकोनॉमी को छोड़ा है। अगर आज असलान, अगर हम वापस जाना चाहें तो हमें कम से कम 5 से 10 साल चाहिए जहां वो चोर छोड़ के गए थे। तो मकसद ये है कि आप अपनी बात कीजिए। आप सारा दिन अपोजिशन और पीडीएम के पीछे हैं, आपके वुज़रा भी और आप खुद। आप कोई ऐसा मौका नहीं जिस पे आप उनका जिक्र नहीं करते। आप जिक्र कीजिए कि आपने इस मुल्क के साथ क्या करना है, इन लोगों को 22 करोड़ लोगों का क्या बनेगा, अनएम्प्लॉयमेंट का क्या बनेगा, महंगाई का क्या बनेगा। मकसद ये है कि आप अपनी एनर्जी वहाँ वेस्ट कीजिए। उनको उनके जाम तक पहुँचना है या नहीं पहुँचना वो तो वक्त बताएगा, क्योंकि आपकी जो प्रोसिक्यूशन है, आपकी जो इन्वेस्टिगेशन लोग करते हैं, वो लोग खुद बहुत करप्ट हैं। आप क्या समझते हैं कि नैब करप्ट नहीं है? नैब के बेनामी ऐसे चेक कीजिए, नैब में करप्शन चेक कीजिए। ये सारे लोग अगर उन्होंने माल लूटा है तो ये उनसे लूट के उनको फेवर देते हैं। और मैं तो बहुत हद तक समझता हूँ कि जुडिशरी में बहुत से लोग हैं, हमारी जुडिशरी भी सारी साफ नहीं है।
तो ऐसी जगह पे जब ऐसे हालात हो तो वहां इंसाफ कहाँ मिलता है, वहां इंसाफ होता कहाँ है? वो इंसाफ तो वो है जो होता हुआ नजर आए। तो आपको अगर नजर आ रहा है या बाकी लोगों से पूछ लीजिए नजर आ रहा है तो मुझे भी बता दीजिए, मुझे तो नजर नहीं आ रहा। तो खाम खा पे एक नेगेटिविटी जनरेट करना, सारा दिन अपोजिशन को ही ज़हन में रखना और अपना जो काम है वो नहीं कर रहे, जो डिलीवर करना चाहिए था वो नहीं हो रहा। जैसे अभी चीमा साहब ने कहा जी पार्लियामेंट को इन्होंने चलने ही नहीं दिया फ्रॉम डे वन। और अब अगर वो पीडीएम और अपोजिशन अगर सड़कों पे चली गई, अब आप उसको कह रहे हैं वापस आ जाएं। भाई क्यों आ जाएं? आपने उनको रास्ता ही नहीं दिया, इसीलिए तो वो सड़कों पे गए। तो नेचुरली आने वाले दिनों में अगर पीडीएम इसी तरह करती है और रिजाइन और इस्तीफे पे बात चली जाती है, मैं नहीं समझता कि वो शायद रिजाइन ना दें। अगर वो देते हैं तो डेफिनेटली इस पूरे सिस्टम के लिए, पूरे निज़ाम के लिए जो सो कॉल्ड जमहूरियत इन्होंने राइज की हुई है इस मुल्क में, उसके लिए खतरा होगा। बिल्कुल सही, आपने इस्तीफ़ों का जिक्र किया, यही बात आगे लेकर मैं चीमा साहब की जानिब बढ़ूंगा। चीमा साहब, इस वक्त जरदारी साहब इन एक्शन हैं। जरदारी साहब ने नवाज शरीफ साहब और मौलाना फजल रहमान साहब से रब्ता किया, कहा कि सेनेट के इंतखाबात में हिस्सा लेना चाहिए हमें, और सेनेट के इंतखाबात से पहले इस्तीफ़े नहीं देने चाहिए। अगर सेनेट के इंतखाबात से पहले नहीं देने तो बाद में तो कोई जवाज़ रह ही नहीं जाएगा इस्तीफ़ों का, तो बात ही बेबुनियाद हो जाएगी। इस वक्त पीपल्स पार्टी क्या फिर कुछ मामलात बदलेगी? क्योंकि हमने देखा, कल मैं स्टेटमेंट खुर्शीद शाह साहब का सुना, उन्होंने भी कहा कि इस्तीफ़े मैंने अपना बहरहाल भिजवा दिया है, लेकिन इस्तीफ़े हल नहीं है मसले का, डायलॉग हल। फिर कहीं ना कहीं पीपल्स पार्टी की सीनियर क़यादत हमें लॉन्ग मार्च की भी मुखालिफ नज़र आ रही है। हम पहले ये जानते थे कि सिंध में उनके स्टेक्स हैं और वो शायद वहाँ की असम्बली से क्यों रिज़ाइन करें, ये समझ से बालातर है। अब समझते हैं कि कोई दरार डलेगी पीडीएम के सारे मामले में, या अब दरार नहीं तो कोई जरदारी साहब चूँकि कन्विंस करने के बड़े मास्टर हैं, मफामत के बड़े मास्टर हैं, तो वो कोई चीज़ तब्दील कर देंगे और जरदारी साहब जो है नवाज शरीफ साहब और फजल रहमान साहब को किसी नई सिचुएशन में ले आएंगे। जी मैं अरसलान साहब ये समझता हूं कि पहली बात तो ये है कि पीडीएम एज ए ग्रुप जो है वो कोई इतना अभी इंस्टीट्यूशनली इतना स्ट्रांग नहीं हुआ कि वो जारी बात है वो जो फैसले करेंगे वो कोई बहुत ज्यादा रैशनल होंगे। और विद इन द पीडीएम पीपल्स पार्टी वाहिद सियासी जमात है जो हमेशा पार्लियामेंट को अहमियत देती है। गो के वो डेमोक्रेसी वो अपने फैमिली के अंदर ही रखना चाहते हैं, लेकिन वो पार्लियामेंट को फिर भी अहमियत देते हैं और पार्लियामेंट को इंपॉर्टेंस देते हैं। सो वो समझते ये हैं कि एक तो इस्तीफों से कोई फायदा हासिल नहीं होना, ना ये दोबारा इलेक्शन हो जाएंगे, तो सबसे बड़ी कुर्बानी तो पीपल्स पार्टी देगी। तो पीपल्स पार्टी क्यों दे? और मुझे ऐसे लगता है कि पीडीएम में ज्यादा रैशनल जो सोच है वो है भी पीपल्स पार्टी की, क्योंकि वो ऑन ग्राउंड चीजों को देख रहे हैं। जबकि पीएमएलएन और मौलाना जो मेन जारी बात है दो बड़े प्लेयर हैं, उनके अंदर इस वक्त रैशनल अप्रोच नहीं है, उनके अंदर गुस्सा ज्यादा है क्योंकि उनकी प्लेइंग ग्राउंड छीन ली गई है। पीएमएलएन का पंजाब छीन लिया है, केपी से उनसे हुकूमत छीन चलेगी जो भी थोड़ी बहुत पावर आती थी। सो वो बिल्कुल रैशनली नहीं सोच रहे, पीपल्स पार्टी रैशनली सोच रही है। वो समझते हैं कि इसके नुकसानात हो सकते हैं, डेडलॉक क्रिएट होगा। और 1985 में उन्होंने माजी में एक दफा करके भी देख लिया, कि बाइकआउट भी करके देख लिया, उससे कुछ नहीं होता। जमात इस्लामी ने भी किया था, ये सब करके बैठे, इमरान खान ने खुद करके बाइकआउट देख लिया। ये बाइकआउट सोल्यूशन नहीं है, सोल्यूशन आपका विद इन दी अपरेटस रह के आपने सोल्यूशन देखना है। और वो जारी बात है वो पार्लियामेंट है, वो जैसे तैसे वो लोगों को कन्विंस कर सकते हैं, इंटरनेशनल कम्युनिटी के पास जा सकते हैं। और वो बता रहे हैं, मेरा ख्याल है कि पीपल्स पार्टी वाले इंटरनेशनल सोसाइटी को जहां तक उनकी आवाज जा रही है कि पाकिस्तान में डेमोक्रेसी जो है वो बड़ी कंट्रोल्ड है और वो बहुत सारी चीजें डिस्कस कर रहे हैं। सो वो समझते हैं कि हम प्रेशर डाल सकते हैं अगर हम सिस्टम के अंदर रहेंगे। पीएमएलएन और जो मौलाना है वो इतना ज्यादा लिंक नहीं है ग्लोबल सोसाइटी के साथ जितना पीपल्स पार्टी है। और वो विद इन द सेटअप वो उनके अंदर इतनी वो रैशनल भी नजर नहीं आ रहे। गुस्सा मरियम की आप स्पीच देखें तो उसके अंदर गुस्सा ज्यादा नजर आ रहा है, और मौलाना भी ऐसे ही है। सो मेरा ख्याल है कि होगा वही जो पीपल्स पार्टी कहेगी, क्योंकि पीएमएलएन और वो दूसरे जो है वो इतने बड़े डिसीजन नहीं ले सकते, पीपल्स पार्टी को छोड़ नहीं सकते वो, क्योंकि पीपल्स पार्टी सबसे ज्यादा पावरफुल है बिकॉज उनके पास पावर है और उनके पास एक पूरा सूबा है। सो वो अगर वो समझते हैं कि नहीं इस्तीफे नहीं देने, तो मेरा नहीं लेकिन चीमा साहब इसको जरा इस तरह अगर हम एनालाइज करें कि पीपल्स पार्टी पावरफुल है, उनके पास एक सूबे में हुकूमत है, मौलाना साहब पावरफुल हैं क्योंकि उनके पास स्ट्रीट पावर है,
PMLN पावरफुल है पंजाब की हद तक, जहाँ से इस मार्च ने शुरू होना है, और फिर रावलपिंडी, इस्लामाबाद का एडजेसेंट शहर, यहाँ भी अपनी एक ख़ास मकबूलियत और एक अपनी हिमायत ज़रूर रखती है। तो अपनी अपनी जगह पर तीनों की स्ट्रेंथ है, मिल के PDM बनता है, और फिर ही ये कोई थ्रेट हैं। अगर एक भी इनमें से बाहर हो जाता है और ये नहीं कन्विंस होते, पीपल्स पार्टी बाहर हो, तो फिर वो बात नहीं रह जाएगी शायद इन सब पॉलिटिकल पार्टीज़ की जो शायद अब है, और उसके कभी इम्कानात हैं कि कहीं ना कहीं ये इत्तेफाक ना कर पाएँ। और एक माजी भी है ख़ास तौर पे पीपल्स पार्टी और PMLN का, ये कभी भी बहुत लंबे अरसे तक नहीं एक दूसरे के साथ चीज़ों पर चल पाए, और इख्तलाफ पे ही मामलात ख़त्म हुए हैं। मैं सर ये समझता हूं कि भले PMLN के पास पंजाब है या वो उनके पास स्ट्रीट पावर है, मौलाना के पास भी स्ट्रीट पावर है, लेकिन अरसलान साहब धरनों में स्ट्रीट पावर को और लोगों को सस्टेन रखना बहुत मुश्किल काम है। और याद रखें इनके ऊपर तो जिस तरह PTI मीडिया कंट्रोल करती है, सोशल मीडिया कंट्रोल करती है, PMLN उस तरह मीडिया कंट्रोल नहीं कर, सोशल मीडिया कंट्रोल नहीं कर पाती, इनके खिलाफ वो माहौल बनना शुरू हो जाता है। सो मुझे नहीं लगता कि ये इमरान खान खुद भी नाकाम हो गए थे, वो तो मीडिया ने उनको जिंदा रखा था जब 2014 का धरना हुआ था। सो जिस तरह PDM को उस तरह चीजें नहीं मिलती, मुझे नहीं लगता कि मौलाना फजलुर रहमान अपना धरना और PMLN धरना कायम रखेंगे। ये वो कमिटमेंट बड़ी मुश्किल होती है लोगों को रखना। पॉइंट टेकन, ये बात आपकी बिल्कुल इसमें वजन है। जी, एक ब्रेक की जाने बढ़ेंगे, ब्रेक से वापस आकर इस पर मजीद बात करते हैं, साथ रहिएगा। जी, वेलकम बैक। अब्दुल्ला गुल साहब के ये स्ट्रेंथ मौलाना फजल रहमान साहब के पास है, उन्होंने गुज़िश्ता बरस भी ये साबित किया था और अपना कारकुन उन्होंने बिठाए रखा था और वो चार्ज भी रहा था, बड़ी तादाद में आया भी था, सक्खर से मार्च शुरू हुआ था और वो अकेले थे तब। तो ऑब्वियसली ये स्ट्रेंथ भी है, तो इसको भी हम अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। बट माय क्वेश्चन इज़, अब्दुल्ला गुल साहब, इस वक्त हाफिज़ हुसैन अहमद साहब का बयान आपने देखा होगा कि जमीयत किसी की मिरास नहीं है। वो सवाल कर रहे हैं कि मौलाना साहब बताएं कि उन्होंने पिछला धरना किसकी यकीन दहानी पर ख़त्म किया था। अब थोड़ा बहुत तो आप भी कोई जादू की छड़ी चला रहे थे उस वक़्त, तो आप ही बता दें कि किसने क्या यकीन दहानी कराई थी, को आज कोई ब्रेकिंग न्यूज़ मेरे साथ शेयर कर दें। असलाम साहब, आप ब्रेकिंग न्यूज़ मुझसे ही आप लेना चाहते हैं। आपको याद है मैंने आपके प्रोग्राम में बोला था, क्योंकि मैं वहीं से मौलाना से मिल के आया था, और ये हकीकत है कि कुछ इसमें रियलिटी है कि मौलाना के साथ अंडरस्टैंडिंग्स डेवलप हुई थी, तभी धरना जो है वो कॉल ऑफ किया गया था। और ये भी रियलिटी है कि मौलाना अकेले, बावजूद इसके कि हाफिज हुसैन क्या कह रहे हैं, शिरानी साहब क्या कह रहे हैं, मैं समझता हूँ कि पॉलिटिकल छोटा मोटा जो है वो बैलेंस कभी इधर कभी उधर शिफ्ट करता रहता है, लेकिन मौलाना फजलुर रहमान जो है वो उनको इस तरीके से आपको ग्राउंड पे लगा देना जो है वो आसान नहीं है। बहुत सारे शुरू में आपने देखा कि लोग PMLN से छोड़ के जो है वो PTI में शामिल हो गए, दीगर जमातों के लोग PTI में शामिल हो गए। तो क्या पीपल्स पार्टी ख़त्म हो गई, या मुस्लिम लीग ख़त्म हो गई, या वो थ्रेट नहीं रहे, या इसी तरह JUI जो है वो ख़त्म हो गई? तो देखने वाला ये बात है कि इस टाइम पे JUI एक रियलिटी है और उन्होंने ग्राउंड के ऊपर अपनी ताकत मना के दिखाई है। वो सिंध में उन्होंने दिखाई है, वो उन्होंने KPK में दिखाई है, और बलूचिस्तान में उन्होंने बड़े बड़े पावर स्ट्रगल जो शोज हैं वो उन्होंने दिखाए हैं। अब मसला यह है कि मौलाना PDM के ऊपर क्या सहारा लेके बैठे हुए हैं, या मौलाना अकेले भी कुछ कर सकते हैं? मैं एक दो दिन में मौलाना से बात करूंगा और मैं उनसे मिलूंगा भी, और उनका माइंड जो है वो पढ़ने की कोशिश करूंगा। लेकिन ये रियलिटीज़ हैं कि कुछ सर्टन गारंटीज मिली थी मौलाना को, और उसके बाद ही ये जो मार्च की बात है, आपको याद है मैं आप ही के TV प्रोग्राम में आपके साथ बैठ के ये कह के आया था कि मार्च तक जो है वो कोई ना कोई अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो रही है। अब हर बार एक दफ़ा उनके साथ जाहिर है कोई एश्योरेंसेस हुई थी, लेकिन वो मामला नहीं चला। क्या इस बार भी मौलाना वही बात हजम कर लेंगे आसानी से? तो शायद ऐसा ना हो। इस बार दे वुड दे विल मीन बिजनेस।
और मैं ये समझता हूं कि ये जो सारा धरना पॉलिटिक्स है या कुछ भी है, इससे फर्क जरूर पड़ता है। गवर्नमेंट फौरन तो नहीं गिर जाती, लेकिन एक सबब जरूर बन जाता है, उसी तरीके से जिस तरह से 126 दिन के धरने के बाद इमरान खान साहब की हुकूमत तो आ गई ना। मसला ये है, ये सोचना पड़ता है कि इसके कुछ इमीडिएट रिजल्ट्स होते हैं और कुछ इसके जरा लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स होते हैं। तो लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स क्या निकलेंगे, और मैं ये समझता हूं, लेकिन कुल साहब वो 126 दिन के धरने के 4 साल के बाद आई ना हुकूमत से। हाँ, लेकिन मैं समझ रहा हूं कि हर बार टाइम जो है वो क्विक हो रहा है ना। जो कल दिनों में, पहले महीनों में चीजें होती थी, वो अब दिनों में होना शुरू हो गई हैं। और खास तौर पे जो इस टाइम पे पॉलिटिकल और जो इकोनॉमिकल हमें चैलेंजेस का सामना नजर आ रहा है, और जो हमें रीजन के अंदर जिस अंदाज में आप देखें कि चाइना के साथ हमारे क्या टर्म्स हैं, अरब वर्ल्ड के साथ हमारे क्या है, अफगानिस्तान से जो है वो एग्जिट हो रहा है, अमेरिका के अंदर एक नई जो है वो पावर गेम शुरू होने वाली है। तो ऐसी सूरत हाल के अंदर आप इन सारे जो हवा चल रही है बादे मुखालिफ, इसके अंदर इतना सस्टेन करना एक ऐसी गवर्नमेंट के लिए जिसके पास अपनी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इतनी ना हो, जिसके पास अपने इतने एमएनए एमपीए ना हो, और खुद क्या पीटीआई के अंदर आपको पता है पॉइंट आ गया। एक देयर अनदर इंपॉर्टेंट थिंग आप तीनों मेहमानों की राय उस पर लेनी है। मैं बेग साहब से उसका आगाज़ करूंगा। बेग साहब, इस वक्त नैब कि ये कल भी तय हुआ, परसों भी हुआ, और वज़ीर आज़म साहब ने कहा कि बताओ, अब ये पूछते थे एनआरओ कैसे मांगा, तो वो हम भी सवाल करते रहे किसने मांगा, कैसे मांगा, क्यों मांगा। तो अब जाके जो बात सामने आ रही है वो ये कि जो नैब का मुसविदा अपोजिशन ने पेश किया था वो एनआरओ है, बुनियादी तौर पर वो एनआरओ के ज़ुमरे में आता है, एनआरओ मांगने के ज़ुमरे में आता है। कितनी कुल इसमें वज़न है इस दलील में और इस बात में, और ये ड्यूटी लगाई है इमरान खान साहब ने कि इसको आवाम तक पहुंचाए, मीडिया के जरिए बताएं कि कैसे एनआरओ इन्होंने मांगा है। देखिए जी, मैं तो उसमें असलान साहब बिल्कुल वजन नहीं समझता, क्योंकि आप ये जो नैब का लॉ है, ये पीपल्स पार्टी चेंज नहीं किया, पीपल्स पार्टी ने, नून लीग ने चेंज नहीं किया, पीटीआई वाले अब इनका मजाक उड़ा रहे हैं। थोड़े दिन सब्र कर दीजिए, यही पीटीआई वाले इसी नैब के चक्कर में होंगे, क्योंकि अभी भी बहुत से लोगों के केसेस बिकॉज ऑफ द गवर्नमेंट वो नहीं नैब उठा रही, क्योंकि नैब टोटली कंट्रोल में है गवर्नमेंट के और एस्टेब्लिशमेंट के, क्योंकि सारे केसेस पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए बन रहे हैं। इसमें एक आध केस मैं नहीं कह सकता कुछ सच भी हो, ना कैपेसिटी है, ना कैपेबिलिटी है, ना प्रोसिक्यूशन ये लोग कर सकते हैं, ये सिर्फ लोगों को दबाने के लिए है। और अगर उन्होंने लॉ में अमेंडमेंट किया तो आप उसको एनआरओ कह रहे हैं, तो मैं समझता हूँ ये बहुत ही 2 नंबरी है और गलत है। और इसका ये प्रचार आप ढोल बजाएं, रोज टीवी पे आपके मिनिस्टर आ रहे हैं, आगे भी आते रहे, ये ही चीजें आपके आने वाले दिनों में आपके भी गले पड़ेंगी। और यही नैब, आप भी इधर हैं अरसलान साहब, मैं भी हूँ, और ये व्यूवर्स भी देख रहे हैं, थोड़े दिन रुक जाइए, इनकी गवर्नमेंट जाने दें। यही पीटीआई वाले और हुकूमत में जितने एडवाइजर्स और ये जो इंपोर्टेड टाइप ऑफ एडवाइजर्स हैं, ये सारे इसी नैब में होंगे। तो ये ना करें चेंज, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आपने देखा है कि इस नैब ने आपके मईशत का जनाजा निकाल दिया है। कितने बिजनेसमैनों को, ये सलीम माडवी वाला साहब जब जो कुछ ये कर रहे हैं, ये मैं समझता हूँ बहुत अच्छा है। इनको ऐड देने चाहिए। जिन लोगों को नैब ने ब्लैकमेल किया, जिन लोगों को तंग किया, जिन लोगों से पैसे, प्लॉट और रिश्वतें लिए, वो लोग सामने आए और सेनेट की कमेटी में आके अपने एविडेंस के साथ बयान आते, ताकि पता चले कि ये नैब को दूध के धुले हुए लोग नहीं है। तो इस लॉ में बिल्कुल दुरुस्त। बेग साहब जरा आगे बढ़ते हुए मैं चीमा साहब और गुल साहब की राय भी ले लूँ। सर, चीमा साहब कैसे देखते हैं सर आप इसको कि ये जो हर हर्फ है वो एनआरओ से भरा हुआ है इस मुसव्वदे का, सर हाउ डू यू सी इट सर? देखिए, ये जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को एक चीज तो पता है कि मैं एनआरओ जितना ज्यादा मैं ये बोलूंगा कि ये मुझसे एनआरओ मांगते हैं, तो उनकी एक बहुत बड़ी कॉन्स्टिट्यूएंसी है अरसलान साहब, जो इमरान खान की बात को मानती है। वो समझते हैं कि इमरान खान सही कर रहा है और ये उनको मुल्क चलने नहीं दे रहा, और ऊपर से पीडीएम की जो तहरीक, वो जो भी इसको कह रहे हैं, उससे ये तासुर और वो बढ़ाना चाहते हैं कि देखिए मैं तो मुल्क चलाना चाहता हूं, ये सारे चोर है तो मुझे मुल्क नहीं चलाने दे रहे। तो जो इमरान खान की जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है वो तो इसको एक्सेप्ट कर रही है, लेकिन एक चीज याद रखें, अगर अकाउंटेबिलिटी करनी है इमरान खान साहब ने,
तो ऐसा कंसेंसस प्लेटफॉर्म बनाए मुल्क के अंदर जिसमें तमाम जो सियासी पार्टियां वो भी एग्री हों। आप अकेले इतनी थिन मेजॉरिटी के साथ, पार्लियामेंट में इतनी कमजोर मेजॉरिटी के साथ आप इतने बड़े बड़े कौमी फैसले नहीं कर सकते। और इमरान खान, नवाज शरीफ साहब तो आपसे रोके नहीं गए और वो डंके की चोट पे निकल गए। दुनिया, पाकिस्तान में क्या, दुनिया में ऐसी मिसाल नहीं मिलती जैसे हमारे इस मुल्क में हुआ है कि एक बंदा जेल में सजा भुगत रहा है, उसको कहे तो बाहर जाके तो निकल जाओ, उसको अदालतें भी जाने दे रही हैं। तो ये डबल स्टैंडर्ड्स हर तरफ हैं, लिहाजा लचक शो करें। जब तक आप लचक नहीं दिखाएंगे, सॉफ्ट नहीं रहेंगे, मुल्क के लिए प्रॉब्लम्स रहेंगे। जी अब्दुल्ला गुल साहब, सर आप कैसे देखते हैं इस मामले को? ये जो नैब का मामला है, ऑफ एंड ऑन इस पर कभी सुप्रीम कोर्ट कमेंट करता है, कभी कोई और बात आती है, हम इस पर बात करते रहते हैं, करते आ रहे हैं। अब ये जो नई एक ये इस वक्त स्ट्रैटेजी है गवर्नमेंट की, इसको कैसे देखते हैं आप रिगार्डिंग जो नैब की तरमीम का मुसव्वदा था, कानून का मुसव्वदा था, उसमें किस तरह से देखते हैं आप उसको NRO करार देना किस हद तक दुरुस्त है? ये देखें अरसलान साहब, सीधी सी बात है, किसी भी महज़्ज़ब मुआशरे में आप अमेरिका को ले लें, यूरोप को ले लें, सऊदी अरब को ले लें, क्या वहाँ नैब जैसे इदारे बने में हैं या वहाँ अदलिया ही ये काम करती है? तो मैं तो समझता हूँ कि नैब का इदारा सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए पहले दिन से बनाया गया था। शुरू में जनरल अमजद के दौर में कुछ ना कुछ उस पर काम हुआ, उसके बाद जनरल परवेज मुशर्रफ ने जिस दिन उनको सिफारिश कर दी उससे अगले दिन जनरल अमजद जो है वो ऑफिस तशरीफ नहीं लाए थे। ये बात सबको इल्म है, हमारे दोनों पैनल को ये बात बहुत अच्छी तरीके से इल्म है, आपको भी इल्म है। देखें, दूसरी बात यह है कि जो नैब के हवाले से जो मामला चल रहे हैं, मैं समझता हूं कि नैब जो है उसकी जो अफादियत है या उसका जो एक इम्प्रेशन था वो बुरी तरीके से टार्निश हुआ, और वो सिर्फ उन लोगों को जो बेचारे बिजनेसमैन थे या कोई और इस किस्म के प्राइवेट कैपेसिटीज में लोग आए थे, उनको डरा डरू के पैसे वैसे इकट्ठे कर लिए। लेकिन जो लोग पॉलिटिकल बैकिंग के साथ थे उनके ऊपर अभी तक कुछ भी हमें देखने में नहीं आया और ना ही आ सकेगा। उसकी रीजन ये है कि जिन ग्राउंड्स के ऊपर आप खेल रहे हैं वो तमाम के तमाम ग्राउंड जो हैं वो फॉल्टी लाइंस के ऊपर बने हुए हैं। जब आप इंसाफ के अंदर जो वो कैटेगराइजेशन कर देंगे, जब आप इंसाफ के अंदर जो है वो मुख्तलिफ आप उसके अंदर टीयर्स जो है वो बना डालेंगे, तो इंसाफ तो फिर कहीं भी किसी को नहीं मिलेगा। नतीजा ये है कि हम इस नतीजे पे पहुंच रहे हैं कि हाई कोर्ट के जज खुद कहते हैं, इस्लामाबाद के भी रिसेंटली उनका बयान था कि आम आदमी को इंसाफ देने में जो है वो अदलिया नाकाम हुई है। ये मैंने नहीं कहा, ये मौजूद जज ने कहा। तो इसका मतलब यह है कि अगर गरीब के लिए इंसाफ के तकाजे और हैं और अमीर के लिए कुछ और हैं, नैब के तकाजे किसी और हैं, तो फिर इसका मतलब यह है कि ऑपोजिशन जो इस सिस्टम में काम कर रहे हैं, जो पिछले सेगमेंट में गुफ्तगू हो रही थी, मैं उस पर जरूर बात करना चाहूंगा कि ये तमाम का तमाम जो इस टाइम पे सिस्टम आके जिस नहज पे खड़ा हो गया है, उससे ये नतीजा निकल रहा है कि ये सिस्टम ही कलैप्स कर जाएगा और चेंज ऑफ द गवर्नमेंट या चेंज ऑफ द फेसेस की जगह चेंज ऑफ द सिस्टम नजर आ रहा है, और वो सिस्टम जो है बगैर मिलिट्री इंटरवेंशन के पॉसिबल नहीं है। और ये एक तल्ख हकीकत है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। राइटली सेट जी, तल्ख हकीकत भी है और एक बड़ी स्ट्रॉन्ग बात भी है कि सिस्टम खुदा न खास्ता कहीं कोलैप्स कर जाए। उम्मीद यही करनी चाहिए कि सिस्टम कोलैप्स ना करे। चेंज ऑफ फेसेस इज़ ऑलवेज़ एन ऑप्शन, चेंज ऑफ गवर्नमेंट इज़ ऑलवेज़ एन ऑप्शन। जमहूरी तरीके से उसके तसलसल में ये तमाम तर चीज़ें अगर होती हैं तो यकीनन बार बार अवाम वोट दें, जिसको जितनी मरतबा चाहते हैं आजमाएँ। यही दुरुस्त है और यही मामलात को बेहतर तरीके से आगे बढ़ा सकता है। बहुत शुक्रिया तीनों मौजूद मेहमानों का। आज के प्रोग्राम से इतने। अरसलान खालिद को इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।